हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 3 वारे हमदर्द, जो कि घनश्याम जी अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि आप सभी को पता है कि इस साल यानी कि 2020 और 21 इस शैक्षणिक सत्र में अभी तक स्कूल चालू नहीं हुए हैं, बंद है। कोरोना का जो ये है संख्या बढ़ रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अभी तक तो स्कूल है, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद है। ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, सरकार ने क्या किया है कि 25% जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, अभ्यासक्रम है, उसको कम किया गया है ना। तो हमारी जो हिंदी लोक भारती की किताब है 10वीं की, कक्षा 10वीं की, उसमें अनुक्रमणिका है, आप वो निकालिए। ये किताब है हमारी, आप अगर है ना, इसमें से क्रमणिका अगर निकालेंगे तो इसमें के कौन से लेसन या फिर कविताएं हैं, पाठ है, वह कम हो गए, वह मैं आपको बताने वाला हूँ पाठ शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले है 2 नंबर पर आता है पाठ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी यह पाठ कम किया गया है 2020 और 21 यह इस शैक्षणिक वर्ष में। ठीक है, इस कालावधि में, जो कि संवादात्मक कहानी थी गुरबचन सिंह इनकी, लक्ष्मी, यह पाठ को कम किया गया है। अब पाठ पर कोई क्वेश्चन जवाब आपको जवाब उत्तर पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी जो उपयोजित लेखन है या फिर भाषा बिंदु है, व्याकरण है, इसके आपको पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लक्ष्मी कम हो गया, गोवा जैसे मैंने देखा यह भी कम हो गया, यात्रा वर्णन था। उसके बाद हो गया कृषक गान, यह पहली इकाई में के 3 लेसन कम हो गए, जिसमें एक कविता है। ठीक है, सॉरी, ये और एक है 7वें नंबर पर खुला आकाश, यह एक पूरक पठन है, यह भी कम हो गया है। तो कितने हो गए? लक्ष्मी, गोवा जैसे मैंने देखा, खुला आकाश और कृषक गान। ठीक है, एक कविता है और 3 पाठ है। ठीक है, दूसरी इकाई में श्रम साधना और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह 2 एक गीत है और एक वैचारिक निबंध है, ये दोनों को कम किया गया है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि इन पाठ और कविताओं पर प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन भाषा बिंदु या फिर व्याकरण और उपयोजित लेखन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह बात आप ध्यान में रखिए। चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पाठ है, तीसरे नंबर का पाठ है। आप पृष्ठ क्रमांक 10 निकालिए, उस पर आपको यह दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल, इसके लेखक है घनश्याम जी अग्रवाल। तो घनश्याम जी अग्रवाल का जन्म 1942 में अकोला, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के हैं, और अकोला में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अमरावती ज़िले के पास अकोला ज़िला है, वाशिम ज़िले के पास वगैरह यह ज़िला है जिसका नाम है अकोला। ठीक है ना। तो नागपुर के बाद फिर अमरावती के बाद आएगा फिर अकोला। ठीक है ना। तो घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। आपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। प्रस्तुत कहानी यह भी हास्य व्यंग कहानी है। कौन सी? वारे हमदर्द। हमदर्द यानी क्या? तो सहानुभूति देने वाला, है ना। वारे हमदर्द यानी कि आप देखेंगे तो आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ पे उपयोग किया गया है ना। वारे, हम जब कहते हैं ना वारे कैसा आदमी है ना, इस तरह जब कहते हैं तो इस शीर्षक से ही हमें पता चल सकता है कि हमदर्द कैसा है ना। हमदर्दी जताने वाला हमदर्द होता है, हमें पता है। तो ये हमदर्द कैसे होता है?
इस पाठ के इस शीर्षक के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए कि प्रमुख कृतियाँ हंसी घर के आईने, चूँकि यह एक हास्य व्यंग्य था। आज़ादी की दुम, उसके बाद आई एम सॉरी, यह भी हास्य कविता संग्रह थे। अपने अपने सपने, यह एक लघु कथा थे, आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ। तो प्रस्तुत कहानी में क्या दिया है? प्रस्तुत कहानी की विधा है हास्य व्यंग्य निबंध। तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है ना। यह बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, फरमाया गया है। ठीक है, तो पाठ को हम शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी यानी क्या? तो जो धनिक लोग हैं, श्रमिक लोगों का शोषण करके धन इकट्ठा करते हैं, उसे कहेंगे हम पूंजीवादी। और समाजवादी क्या? तो समाजवादी यानी कि समाज के लिए जो अर्पण करते हैं, समाज के लिए जो दान करते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि सत्ता का सामूहिक रूप से होने का सिद्धांत, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लेकर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने एक कार आई और भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा द्वेष की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। आपने गाना तो सुना ही होगा। क्या हुआ कि लेखक बहुत प्रभावित हो चुके थे इन भाषण से। कौन सा भाषण? तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण। जैसे आप कभी कभी पिक्चर देखते हो, धूम पिक्चर देख ली हो, क्या होगा? धूम पिक्चर देख ली है और निकल गए साइकिल पर, क्या होगा? अपने आप साइकिल की स्पीड बढ़ जाएंगी और आप क्या करेंगे कि जैसे आप उस फिल्म के जान अब्राहिम खुद को समझेंगे और स्पीड से साइकिल चलाएंगे। मन में वही चल रहा होगा, धूम है ना। बस ऐसा ही कुछ माहौल वहीं पे भी हो गया था। लेखक के मन में वही भाषण का प्रभाव, साइकिल की स्पीड ज़्यादा। अब साइकिल को गुस्सा आया था या फिर कार को, पता नहीं, लेकिन दोनों विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं, जैसे आपस में कैसे टकराते हैं, है ना, शाब्दिक वाद उनमें होता है, वैसे ही दोनों आपस में जा टकरे। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, है ना। यहाँ पे लेखक क्या करते? टांग अड़ाई, इसलिए टांग टूट गई, है ना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है ना। मानवता, इंसानियत यानी कि मानवता कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। जाहिर सी बात है कि लेखक कहाँ पहुंच चुके थे? अस्पताल। इर्द गिर्द आजू बाजू कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक का एक्सीडेंट हो चुका था। लेखक को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। लेखक की आँख खुली। कहते हुए लेखक ने कहा, मैं कहाँ हूँ? प्रश्न किया। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। सार्वजनिक अस्पताल। अब आप कभी सार्वजनिक अस्पताल में गए होंगे तो आपको सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? गंदगी, है ना, भीड़, लोगों की भीड़, यातायात, लोगों का आना जाना, है ना। सार्वजनिक अस्पताल का नाम लेते ही यह जो कल्पना है
मन में उभर उठती है। तो कुछ ऐसा ही माहौल या फिर ऐसा ही नज़ारा वहाँ पे भी हो चुका होगा अस्पताल में, लेखक के मन में। ठीक है, तो आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा होगा शायद। इतनी तेजी से, इतनी उत्सुकता देखिए कितनी उत्सुकता था उसको बताने में कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें लोगों ने ऐसे लाया था, बेहोश पड़े हुए थे, खून बह रहा था, तो आपको एडमिट किया गया है, आप यहाँ हो। बाप रे, इतनी जल्दबाजी, इतनी तेज़ी। तो अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखिए, लेखक ने बड़े ही हास्य और व्यंग्य तरीके से इस पाठ को लिखा है ना। नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी कि बहुत बुरा होना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, टांग का टूटना। ठीक है, तो यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है भैया, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। निजी अस्पताल में कैसा होता है, आपकी देखभाल होती है, नर्स आती है, प्यार से बात करती है ना। प्यार से बात करने के बाद डॉक्टर आते हैं, प्यार से बोलते हैं, आपको कुछ परेशानी होती नहीं। सार्वजनिक अस्पताल में नर्स गुस्सा करती है, आपको दर्द हो रहा हो इसकी चिंता नहीं होती है, जख्म पर यूं ही घसीटा जाता है, बहुत हाल करते हैं, हाल से ही हम बेहाल हो जाते हैं। इसलिए सार्वजनिक अस्पताल यानी कि अस्पताल, यह शब्द तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर सार्वजनिक अस्पताल हो तो यम नज़र आता है। क्या नज़र आता है? यम के दर्शन अगर करने हैं तो यह नाम काफ़ी है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठता हूँ। लेखक कहते हैं अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। घटना और घटना में फर्क देखिए कि घटना कौन सी है? टांग का टूटना। और दुर्घटना क्या है? बुरी बात। उससे बुरी बात क्या है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, दाखिल होना। टांग से ज़्यादा मुझे फिक्र उन लोगों की हुई थी जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। बस मालूम होना चाहिए कि इसका अमुक फलाने का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में दाखिल है, भर्ती है, एडमिट है। जान हो या फिर पहचान हो या फिर ना हो, यूं ही लोग मिलने आते हैं। मिलने आने के बाद कौन सी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आगे आपको मालूम गिरेगा, पता चलने वाला है। ठीक है, तो घनश्याम जी अग्रवाल आगे उनके साथ क्या क्या होता है हमें बताने वाले हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की होने वाली हुई थी जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। नींद उड़ जाना है ना, परेशान हो जाना, आराम हराम होना, बिल्कुल आराम न मिलना, उसे कहते हैं आराम हराम हो जाना। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, किसकी? आराम की, वही नहीं मिल पाता।
सार्वजनिक अस्पताल है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड कभी भी जाओ और कभी भी आओ। जनरल वार्ड में राउंड तो भी होता है, राउंड के वक्त राउंड अगर है तो मिलने नहीं जाने देते, बाद में हम जा सकते हैं, आके नियम होते। लेकिन अगर प्राइवेट वार्ड हो तो कभी भी जाओ और कभी भी आओ। यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, चाहे जितने, सॉरी यहाँ पे कट रहा है, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बेचारा वह मरीज पहले ही अपने दर्द से परेशान होता है, ऊपर से उसकी परेशानी बढ़ाने ये लोग आते हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ गए थे, 5 मिनट रुक जाते तो यह समय नहीं होता, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। घर पे ही रुक जाते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा करते तो वैसा नहीं होता। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे गिर पड़े, कौन सी गाड़ी थी, पुलिस की तरफ गए थे, रिपोर्ट दर्ज हुई थी, की थी या नहीं की थी, सवालों का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। पेशेंट को जरूरत होती है, मरीज को जरूरत होती है आराम की, और ये लोग आराम ही हराम कर देते हैं। ऐसे होते हैं हमदर्द। अपने सारे बदले लेने हैं तो यही वक्त सही है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। हमदर्दी भी जताना हो जाता है और बदला भी ले सकते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। इतने परेशान हो गए अभी लेखक, उन्हें लगा कि अब मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। सार्वजनिक अस्पताल और मिलने जुलने का सिलसिला। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब मैं अपना एहसान चुकाए। यहाँ पे गौर कीजिए, कितने रोचक तरीके से उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को हम मिलने जाते हैं वे लोग सबसे पहले हमें मिलने आते हैं। बस इसी पल का उन्हें इंतजार रहता है कि कब हम इसका एहसान चुकाएं, है ना। तो बस लेखक के साथ भी यही हुआ कि जिन लोगों से वह मिलने गए, पहले वही लोग उनसे मिलने के लिए आए, है ना। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। हाँ, एक दिन आप मुझसे मिलने आए थे, तुम मुझसे मिलने आए थे, अब देखो मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। वक्त सभी पर आता है, परेशानी सबको होती है, किस सबके दिन आते हैं, है ना। इस तरह दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाती तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। सिर्फ औपचारिकता यानी कि जाना है भाई, मिलने जाना है, मुंह दिखाना है, बस। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, सोने का नाटक करूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऐसे लेखक ने सोच लिया, क्योंकि ये हमदर्दी जताने वाले लोग क्या करते हैं, सिर्फ औपचारिकता दिखाते हैं, मुंह दिखाने आते हैं। लेखक ने ठान लिया मैं सिर्फ लेटे रहूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, सोने का नाटक करूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि मिलने आए थे। अब किसी मरीज को मिलने हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको देखने जा रहे हैं, उसका हाल हवाल पूछने जा रहे हैं, या फिर वह किस परिस्थिति में है यह देखने जा रहे हैं। देख लिया कि वह किस परिस्थिति में है, स्थिति में उसका एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ फ्रैक्चर है, यह टूट गया है, बात खत्म। अब यह सूरत ही दिखनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि मैं आया हूँ। यह बात भाई कहाँ से उत्पन्न होती है ना। लेखक भी वही
ये इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबू आए, बड़े बाबू आए ऑफिस के मिलने। मैं सो के था, सोने का नाटक कर रहा था। देखा तो वह सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो वह कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंत उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? पहले दर्द देने का, उठ नहीं रहे थे तो टांग दबाई, वही फ्रैक्चर वाली टांग दबाई। लेखक को दर्द हुआ, चिल्लाए, उठे और फिर पूछने लगे कि कहिए आपका दर्द कैसा है? लोगों के मूर्खता पर हंसू या रो, यह लेखक को समझ में नहीं आ रहा था। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा फिर कोई दुर्घटना हो गई, आज फिर कोई दुर्घटना जरूर होगी। आते ही उन्होंने मेरी और इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे कोई चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर, ये देखो शेर। ऐसा ही अंदाजा सोनाबाई का था जब लेखक को दिखा रहे थे, ये देखो चाचा जी उनकी कैसी टांग टूटी है, ये देखो बंदर कैसे पड़ा हुआ है ना। तो उनका अंदाजा कुछ ऐसे था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी बोतल लेकर कथकली डांस करने लगी। ताथैया ताथैया हो, रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। समझ में आई क्या बात? पलंग पे टांग लटकी हुई है, टांग को एक रेत की थैली बांधी जाती है। उस थैली के साथ सोनाबाई का एक लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इससे बुरी बात क्या हो सकती है ना? मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी और दवा सारी फर्श पर गिर गई, बोतल फूट गई। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। आपके साथ ऐसा होगा तो नहीं गुस्सा आएगा आपको? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। मैं भीतर तक कांप गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधा यानी कि उल्टा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय ये तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रो रहा है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। लेखक को लगा क्या हुआ, क्योंकि वह टैक्सी से उतरा और धड़ से लेखक के छाती पर सर रख के रोने लगा था। फिर धीरे धीरे रोना थाम कर बंद हो गया और बाद में वह लेखक के मुंह की तरफ देखकर चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया।
अब क्या बोलेंगे? लेखक गलत पेशेंट से मिल रहा था, वो गलत पेशेंट थे, लेखक गलत पेशेंट थे, वो कई गलत को दूसरा आदमी समझकर रो रहे थे, इतनी परेशान। भाई माफ करना कहकर वह चला गया। लोग ठीक माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। ऐसे कहते हुए अच्छा भाई माफ करना कहकर वहां से चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। सेम टू सेम, वही वैसा ही रोना जैसे कोई फिल्म चल रही हो, छाती पर मुंह गड़ा के। मुझे उस आदमी से अति गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। ठीक है ना। तो इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे जो मज़ा है इस प्रकार इस पार्ट में है। तो पत्नी ने क्या किया था कि रिश्तेदार समझकर उसके वो टैक्सी में जिस टैक्सी में आया था उसके पैसे भी चुकता कर दिए थे। वाह भाई क्या जमाना है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, नाम से ही पता चलता है कि कवि किस प्रकार के। उनकी बेतुकी कविता, फिजूल की कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, लेकिन अब यह मौका भी गवा चुके थे। लेखक की टांग टूट चुकी थी और वह भाग भी नहीं सकते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, बिना नहीं छोड़ेंगे, कविता पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको विदा किया। जयराम जी बोल दिया, है ना। तो ऐसे मज़ेदार लोग उन्हें मिलने आए। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से इस पाठ को लिया गया। बहुत ही मज़ेदार पाठ है और आपको भी मज़ा आई होंगी। घनश्याम जी अग्रवाल ने यह पाठ दिया था। 10, 11 और 12 नंबर पर यह पाठ आपको पुस्तक में मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इसका जो स्वाध्याय है वो आप छुड़ाएंगे। स्वाध्याय कुछ इस तरह है, ये देखिए, संजाल है, उसके बाद आकृति में लिखिए, कारण लिखिए, शब्द समूह के एक शब्द लिखिए, शब्द बनाइए, ठीक है ना। अभिव्यक्ति भी है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो यह स्वाध्याय आप लिखिए। उसके बाद जो वर्कबुक है, वर्कबुक भी आप उसको घर पे छुड़ाइए। इसी के साथ यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।